हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स 11th का वर्क एंड एनर्जी पावर, जो हमारा टॉपिक चला हुआ है एनसीईआरटी के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं और उसमें आज हमारा होगा पार्ट 2। और हम जो है ये एनसीईआरटी के जो हमारे न्यूमेरिकल है उसमें हम आपको जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में देने की कोशिश की जा रही है और ट्रिक वाइज, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे और आप उनका सोल्यूशन भी आसानी से कर सको और जल्दी आपको वो याद हो जाते हैं। तो पिछला वीडियो जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा अभी ये सेकंड वीडियो है हमारा। तो उसमें हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने इसमें किए थे और आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे इसी सीरीज में। एनसीईआरटी जो न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हमें ज़रूर करने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपके जो आगे एग्ज़ाम होते हैं एचटेट का होता है, सीटेट का होता है, स्टेट लेवल के जो भी होते हैं, सेंटर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन यहीं से मोस्टली क्रिएट होते हैं और इसलिए आप इनको ज़रूर कीजिए जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं। तो चलिए हम आज शुरू कर देते हैं आपके लिए यही सेकंड पार्ट। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए पार्ट 2 हमारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जो 11th फिजिक्स चली हुई है हमारी उसकी करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है भी स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सिर्फ ये बताना है जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है सिर्फ। और वर्क एंड एनर्जी का हमारा ये टॉपिक है, तो इसमें हमें एक तो वर्क निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए और मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन से हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। उसका वीडियो देखिए, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, और इलास्टिक के बारे में जो हमने वीडियो बनाया है उसको एक बार देख लीजिए, ये सारे का सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। ये पता है हमें, चाहे हमारा इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो मोमेंटम तो हमारा कंजर्व्ड होता है, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम दोनों ही कंजर्व्ड होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब पूछता क्या है ये, इन एन इलास्टिक कोलिजन 2 बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। पहला क्वेश्चन ये है, इन एन इलास्टिक कोलिजन 2 बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। तो पहले का हमारे पास आंसर क्या रहेगा, टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी, क्यों, देखिए उसमें मोमेंटम नहीं टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है हमेशा, तो स्टेटमेंट हम क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे। ट्रू में क्या आएगा, टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, ये आप लेंगे, इसलिए उसको फॉल्स माना गया। स्टेटमेंट ध्यान से कि द मोमेंटम नहीं बल्कि टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, इसलिए ये हम क्या मानेंगे, इसको फॉल्स मानेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में सिंगल एनर्जी दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन भी देखिए, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज प्रेजेंट, ठीक है। अब ये कहता है भी ये मैटर नहीं करता कि टोटल एनर्जी या टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो भी है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। तो ये भी फॉल्स रहेगा, क्यों, देखिए जो एक्सटर्नल फोर्स होता है बॉडी पर जो लगता है वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज करता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आंसर रहेगा में इंक्रीज डिक्रीज दी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सी में देखिए हमारे पास, सी ध्यान से पढ़िए, वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन
नेचर। देखिए ध्यान से अगर आप बात देखें, हम बात देखें कुछ आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। ये कहता है हर फोर्स के लिए जीरो है। देखिए वर्क डन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो ओनली कब, व्हेन बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि या तो उसके ऊपर कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा हो, कंजर्वेटिव में जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यदि वो उस पर काम कर रहे हैं तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। लेकिन यदि मान लो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम कर रहा है तो वो एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट जीरो ओवर ए क्लोज लूप। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का तो वर्क कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जीरो हो जाता है जब काम करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब काम करता है तो उस टाइम वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। वर्क डन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो ओनली व्हेन द मूविंग अंडर कंजर्वेटिव फोर्स सच एज हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है या दूसरे फोर्स हैं, जब वो काम करते हैं तो जीरो हो सकता है, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन में जीरो नहीं होगा क्लोज लूप में, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन डी देखिए, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये देखिए ये ट्रू है हमारे पास। क्यों ट्रू है? यूजुअली जो हमारा इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, किससे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। इनइलास्टिक कोलिजन की जब हम बात करते हैं ना, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में हम 2 डायमेंशन की बात होती है, और जब हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है? कम होती है, जबकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। आंसर चेक कर लीजिए आप। In an inelastic collision, the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system, because in this collision some kinetic energy usually change in some form of energy such as heat या sound। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी हमें जो है क्वेश्चन देने हैं, आंसर देना है, रीड करने हैं, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि ए क्या कहते हैं। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड्स बॉल द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स, यानी कि व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, जब वो एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो कहता है टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है थोड़े से टाइम के लिए जब वो बॉल टकराती है। तो देखिए इसमें हम बात क्या रहेगी, पॉइंट इसमें हमारा क्या है, देखिए जब कोलिजन होता है व्हेन बॉल आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, मान लो बॉल टकराती है और जब कोलिजन होता है उसमें इन कॉन्टैक्ट, जब वो आपस में संपर्क में होते हैं, इन कॉन्टैक्ट होती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी है जो हमारी बॉल्स की, वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में हो जाती है। हमें पता है ना, पहले बॉडी जो है रेस्ट पे होती है, अब जैसे ही वो करेगी तो वो किस में आ गई? काइनेटिक एनर्जी में आ गई, यानी कि वो मोशन में आ गई। ठीक है, और जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। वो इलास्टिक कोलिजन की बात होती है। इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो हमारी कोलिजन से पहले की एनर्जी है और जो कोलिजन के बाद की एनर्जी है, वो क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन टोटल एनर्जी ऑफ द 2 बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है ना, टोटल कंजर्व्ड नहीं रहेगी। क्लियर पॉइंट? Initial and final kinetic energy is equal in elastic collision when 2 balls collides. There is no conservation of kinetic energy, it gets converted into potential energy. B देखिए हमारे पास क्या कहता है, is the total linear momentum conserved the short time of an elastic collision of 2 balls? Yes, ये yes में रहेगा। कारण क्या है? Total linear momentum is conserved during the short time of elastic collision of the 2 balls। हमेशा कंजर्व्ड होता है, ये हमने पढ़ा है। क्वेश्चन सी देखिए, व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी फॉर एन इलास्टिक कोलिजन। यदि हम बात इन इलास्टिक की कर लेते हैं ना, जब हमने जो क्वेश्चन नंबर ए पढ़ा था, हमने ए में क्या था? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक की जगह हम इन ले लेते हैं,
ये तो क्या है एन इलास्टिक कोलिजन। और यदि हम यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन ले लें बॉल के केस में, तब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ठीक है, तब ये पॉइंट क्या जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, ये पता है हमें। इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो भी कंजर्व्ड होता है। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती इन इलास्टिक कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन एज वेल एज आफ्टर द कोलिजन इज ओवर, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारे पास सी, जो आंसर था ये देख लेते हैं। देयर विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज ऑलवेज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, जो अभी हमने पढ़ा था, अभी ये शॉर्ट आंसर था। यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन आल्सो। डी का देखिए हमारा थोड़ा सा बड़ा लिखा है लेकिन बिल्कुल आसान है। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड्स बॉल्स डिपेंड ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी कि कहता है भी टोटल एनर्जी सेपरेशन पे यदि डिपेंड करती है, इज द कोलिजन इलास्टिक या इन इलास्टिक होगा। नोट वी आर टेकिंग हेयर द पोटेंशियल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू द फोर्स ड्यूरिंग ए कोलिजन, नॉट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। कौन सा होगा, इलास्टिक होगा, क्योंकि हमें लेसन में जो पढ़ा था वो कहता है कि इट इज एन इलास्टिक कोलिजन एज फोर्स इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स इन्वॉल्व क्या है, कंजर्वेटिव है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बिलियर्ड्स बॉल। क्लियर है पॉइंट। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r², और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r²। तो इनके डिस्टेंस के ऊपर तो ये डिपेंड कर रहे हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बॉडी इज एट इनिशियली रेस्ट, कोई बॉडी है वो शुरू में किस पर है, रेस्ट पर है। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल। 4 आंसर हमारे पास, टी की पावर हाफ, टी की पावर 1/2, टी और टी की पावर 3/2 और टी का स्क्वायर। ये 4 आंसर में से एक आंसर सही है। आप कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल। हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है, देखिए क्या निकालना है। बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, पावर डिलीवर टू इट इन टाइम टी, ये लिखा है ना, देखिए पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर टू इट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब हमें पावर निकालनी पड़ेगी। वैसे हमें पता है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, याद रख लीजिए, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम नहीं। क्लियर है। देखिए अब निकालते हैं इसको। पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, याद हो यदि आपको, पावर किसके बराबर है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप देखिए पावर क्या होगी, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, तो एम ए हो गया, और ये हमारे पास v क्या आ गया, AT होता है। ये देखिए v इक्वल टू u प्लस AT होता है ना, और u क्या है, 0 है, तो वेलोसिटी क्या होगी, AT। इनकी पावर क्या होगी, ma इंटू में AT, a का स्क्वायर होने के बाद a² बन गया। अब यहाँ से यदि आप देखें, ध्यान से देखें, तो पावर जो है किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे भी डिपेंड है, 3 पॉइंट हो गए ना, मास, एक्सेलरेशन और टाइम, मास, एक्सेलरेशन और टाइम, 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। लेकिन मास और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, मास भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो बच गया क्या हमारे पास, टी। इसका मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है। ए बॉडी इज मूविंग इनडायरेक्शनली या यूनिडायरेक्शनली कह लीजिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें इसका टाइम बताना है किसके प्रोपोर्शनल में है, जब बॉडी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर।
तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि एस लगा लो या टी लगा लो, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा इन तीनों में से। देखिए इस सवाल को हम करते हैं, पहले ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटा सा शॉर्टकट आंसर हम आपके लिए लेकर आते हैं। बुक यदि आप उठाओगे तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न उत्तर दिए गए। पावर वही फोर्स इंटू वेलोसिटी, जो भी हमने किया एफ वी, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। देखिए पावर का जो हमने डायमेंशन फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में किया था वो क्या होता है, फोर्स का लेते हैं पहले। फोर्स का एम एल टी की पावर -2, वेलोसिटी का एल टी -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे एम, ऐसे कैसे आ गया, एल की पावर कितने होगा 2 और टी की पावर इधर -2 है इधर -1, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है तो -3, यानी कि ये पावर का फार्मूला है हमारे पास। ये किस चीज़ का फार्मूला है, पावर का फार्मूला है। अब उसने कहा भी पावर कांस्टेंट है, क्या कहा उसने, पावर कांस्टेंट। इक्वेशन यदि आप देखें उसने कहा पावर कांस्टेंट है, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट पावर, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एल स्क्वायर टी की पावर -3 इजिकल टू कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं, देखिए जो ये पॉइंट होता है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, टी यदि किसी के पावर माइनस हो तो नीचे आके वो प्लस में हो जाती है, यानी कि डिनोमिनेटर में वो प्लस हो जाती है, तो ये किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट। अब इसकी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट को यदि हम छोड़ देते हैं तो एल की पावर, यानी कि जो एल का स्क्वायर है किसके पावर में आ गया, टी की पावर 3, टी की पावर 3, यानी कि एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल प्रोपोर्शनल हो गया टी की पावर 3/2, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी की पावर 3/2 हो जाएगा हमारे पास। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, यदि आप शॉर्ट में करना चाहते हैं, ठीक है ना। और यदि आप इसको लेना चाहते हैं, देखिए ये एल इधर स्क्वायर था ना, ये इधर आके अनरूट हो जाएगा ना, तो इसलिए ये एल की प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टी की पावर 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से, ए बॉडी कांस्टेंट इनटू मूव अलोंग द जेड एक्सिस फॉर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज, मान लो देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस होता है ना, ये हमारी जेड डायरेक्शन है और ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई, ये वेक्टर आई होता है हमारे पास, ठीक है, और ये क्या होता है जे, और इधर क्या होता है के, ये 3 कंपोनेंट होते हैं आई जे के, ठीक है, 3 कंपोनेंट होते हैं आई जे के, जहाँ पे आई जे के हैं, एक हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं अलोंग दी एक्स वाई जेड, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप होती है, सभी के ऊपर ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसी कैप होती है ये अलोंग दी एक्स वाई जेड डायरेक्शन। द सिस्टम जो होगा हमारे पास, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग दी जेड एक्सिस। क्या निकालना है, वर्क डन, ये हमने वर्क डन का एक ही फार्मूला पढ़ा है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही फार्मूला पढ़ा होगा आपने भी, हमने तो यही पढ़ा है भाई, F.ds यही होता है ना, F.ds, F क्या है, ये हो गया, F के स्थान पे ये आ जाएगा, और S कितना है हमारे पास 4 मीटर दिया गया है, तो S के स्थान पे 4 आ जाएगा, सीधा सवाल, नो प्रॉब्लम, गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना सीधा, देखिए फोर्स हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, वर्क का फार्मूला ही है, तो ये हो गया, ठीक है। देखिए वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट की हमने आपको गुणा करनी सिखाई है, स्केलर प्रोडक्ट की सीधी गुणा होती है, जैसे हम आम जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इस 4 की इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, 4k की इनके साथ, 4k इंटू आई डॉट के, 4k इंटू जे डॉट के हो जाएगा, और k का k डॉट हो जाएगा। देखिए जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं ना, तो जो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये तीनों 0 के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं 0, और यदि डबल आ जाता है, जैसे आई डॉट आई, के डॉट के और जे डॉट जे, तो फिर उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, याद रखेंगे आप। तो यानी कि ये भी 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, के डॉट के कितना हो गया 1 हो गया, तो वर्क कितना आ गया 12 जूल आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है ना।
बिल्कुल आसान है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन ए कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सेकेंड विद 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑब्टेन द रेशो ऑफ देयर स्पीड। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना, और उसकी रेशो लेनी पड़ेगी। विच इज़ फास्टर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पहले तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी दोनों की। फिर क्या है, ऑब्टेन द रेशो ऑफ द स्पीड, सिंपल है ना। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv², सीधा ही फार्मूला है, हाफ mv²। दोनों की निकाल लेंगे हम तो, प्रोटॉन की भी और जो दूसरा दिया गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन को भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है ना। अब फार्मूला सीधा ही है हमारे पास। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं ये कई बार। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VE, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं हम VP, और इसकी VE इसकी VP। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाफ mv², फार्मूला वही ना, हाफ mv²। तो m कितना है, ये दिया गया हमारे पास, ठीक है ना, m कितना हमारे पास दिया गया है, और वेलोसिटी भी दी गई है हमारे पास। कितनी वेलोसिटी है हमारे पास, ऊपर देख लीजिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास दिया गया हमारे पास, और ये वेलोसिटी भी हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना, काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, और उसकी कितनी दी है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो वोल्ट को हम चेंज करेंगे पहले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। जब मान लो इसको हमारे पास कितना है, ये 10 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 इंटू कितना है, किलो, किलो में कितना होता है, 1000 होते हैं ना, यानी कि 10 की पावर 3 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यदि आपको याद हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होता है। यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻15, 1.6 इंटू 10⁻⁻15 आ जाएगा, -15 याद रखेंगे ना। ये तो आ गया इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और 100 के लिए भी सेम आप ऐसे ही करेंगे। 100 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 10 के स्थान पे कितना आ जाएगा, 100, यानी कि अब पावर कितनी और बढ़ जाएगी हमारे पास, तो वो इसी तरीके से आप सिंपली हल करेंगे। देखिए उसमें क्या आएगा हमारे पास, कर लेते हैं आपके लिए, 100 इंटू किलो के लिए 1000, यानी कि 10⁻³ होता है, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻14 जूल आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो हम जैसे इसने किया है इसको एक बार ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। प्रोटॉन की कितनी दी गई है, 100 दी गई है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें रेशो निकालनी है, हम डायरेक्ट करें, हमने वो आपको सोल्व करने का तरीका बता दिया। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी का रेशो हो गया। तो ये देखिए हमने निकाला 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16 निकाला था हमने सोल्व करके, ऐसे हम नीचे 100 में ले लेंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 10/100 आएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ गया, 1/10 आ गया। और इधर से क्या रहेगा हमारे पास, हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा, यानी कि VE और VP इधर लेके अंडर में ले लो 1/mp और इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने पुट कर दिया। तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा 13.54, 13.54 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर देन दी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर देन दी प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए रेन ड्रॉप ऑफ 2 mm, रेडियस है जिसका 2 mm, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 2 mm को 2 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मीटर में चेंज करना हो ना तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना mm को तो मीटर में आ जाता है। हाइट कितनी है 500 m, ठीक है ना, अबव द ग्राउंड। इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कॉस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर until at half its original height, ओरिजिनल हाइट सा हाफ हो गया ना। इट अटेंज इट्स मैक्सिमम यानी कि टर्मिनल स्पीड एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। वट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। वट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द जर्नी टोटल। जब स्पीड हमारे पास ग्राउंड की दी गई है, ये ग्रेविटी है हमारे पास, कई बार इसको 9.8 लेते हैं ना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देखिए रेडियस निकालते हैं पहले। रेडियस कितना हुई 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में आ गया। हाइट दोनों बाल के लिए 2 से डिवाइड कर दो, फॉर ईच हाफ, क्योंकि हाफ के लिए पूछ रहे हैं ना। ठीक है ना, डेंसिटी हमें जरूर पता होनी चाहिए, डेंसिटी कितनी होती है। जब भी लिक्विड के सवाल आएंगे तो डेंसिटी याद रख लीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी कितनी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए मास ऑफ द ड्रॉप निकालेंगे। मास का फार्मूला क्या होता है, देखिए वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास 4/3 पाई r³ होता है ना, और उसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास हो जाता है वो वाटर के केस में। तो ये हमारे पास 4/3 पाई r³ रो, तो वैल्यू पुट कर दो सारी हमारे पास। पाई ऐसे कैसे ले लिया और r⁻3, तो ये आ गया। रेडियस था हमारा ये वाला रेडियस, ठीक है ना, और ये क्या आ गया हमारे पास 10⁻³ जो डेंसिटी है वाटर की। क्लियर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम निकालेंगे तो फोर्स क्या होता है हमारे पास mg, यानी कि वैसे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब ग्रेविटी की बात आएगी तो एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, ग्रेविटी बन जाती है, g बन जाता है। तो मास हमारे पास ये निकाल लिया हमने, ये क्या आ गया मास, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। g की वैल्यू 9.8, आप 10 भी ले सकते हैं, अगर सिंपली हल करना है तो यहाँ पे आप 10 लेके भी कर सकते हैं, 1-2 के एग्जाम में चल जाएगा। एंट्रेंस में आप 9.8 ही लेकर चलेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फॉर ड्यूरिंग द ईच हाफ साइकिल, वही mgh होता है। वर्क डन क्या होता है mgh, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.082 आ जाएगा। ठीक है, तो वेदर द रेन ड्रॉप फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आर विद यूनिफॉर्म स्पीड, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। इफ़ देर वर नो रजिस्टिव फोर्स एनर्जी ड्रॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मान लो यदि इस पर कोई रजिस्टिव फोर्स नहीं है तब की बात है ये। और E1 क्या आ जाए हमारे पास, एनर्जी निकालेंगे यदि mgh, वही फार्मूला होता है, तो mgh हमारे पास सब कुछ दिया गया तो ये आ जाएगी। एक्चुअल एनर्जी क्या होती है हाफ mv²। एक्चुअल एनर्जी क्या होती है जब, क्योंकि वो मोशन में है ना, तो मोशन में एनर्जी लेंगे तो हाफ mv², हाफ हमारे पास ये m और ये v, ये तो m हो गया हमारे पास और ये v आ गया, वेलोसिटी दी गई है तो ये आ जाएगा। यानी कि वर्क डन बाय रेस्टिव फोर्स क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो वो टोटल क्या आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा। फाइनल में से इनिशियल घटा दो, यानी कि जो ये पॉइंट आया हमारे पास और जो ये आया है इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस कंटेनर हीट्स ए हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड and angle 30 degree with the normal and rebounds with the speed, is momentum conserved in the collision, is collision elastic or inelastic। दोबारा फिर आ गया अभी देखिए वैसे ही क्वेश्चन। देखिए कहता है मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर हीट से हॉरिजॉन्टल वॉल, देखिए फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मान लो कोई हॉरिजॉन्टल वॉल है हमारे पास, ठीक है ना, नोट कर लीजिए ये क्या है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वॉल है, ठीक है।
और ये कहता है ए मोलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर हिट्स दी वाल, और ये वाल को हिट करता है किस स्पीड से, 200 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो ये मान लो ये वाल जो है हिट कर गया हमारे पास, वाल को हिट कर गया, वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड के वेग से इसने टकरा लिया। विद द नॉर्मल एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड, और वापस आ गया सेम स्पीड से, सेम स्पीड से गया और सेम स्पीड से वापस आ गया। ये नॉर्मल मान लेते हैं हम, ठीक है, ये क्या ले लिया नॉर्मल लेते हैं जब भी फोर्स लेंगे। एंगल कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है विद दी नॉर्मल, ये नॉर्मल दिया ना विद दी नॉर्मल, यानी कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और नीचे वाला भी एंगल कितना है 30 डिग्री। अब ये कहता है अभी ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। देखिए जब हम फिगर की बात करें तो कोलिजन ऑफ गैस मोलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर, लेट मान लो m क्या है, मास ऑफ द मोलिक्यूल मान लेते हैं स्मॉल m, और कैपिटल M मान लेते हैं मास ऑफ द वॉल। एज द मास ऑफ द वॉल इज वेरी लार्ज, हमें पता है ये वॉल है, वॉल का मास तो जो हमारी बॉल है उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इसका मतलब जो गैस मॉलिक्यूल है विल रिकॉइल विद द सेम वेलोसिटी एंड द वॉल विल रिमेन रेस्ट। वॉल ने तो हिलना नहीं, बॉल यदि हम बॉल भी ले लें या गैस का मॉलिक्यूल है ना, वो जब हम दीवार पर टकराता है तो वॉल तो रेस्ट रहेगी, वो नहीं डिगेगी अपनी जगह से। और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, उसके अनुसार यदि हमारी वॉल फिक्स हैं तो टोटल क्या निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आंसर तो हमारा रहेगा यस, द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द वॉल सिस्टम इज कंजर्व्ड, द वॉल हैज ए रिकॉइल मोमेंटम सच एज द मोमेंटम ऑफ द वॉल प्लस मोमेंटम ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, देखिए मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल प्लस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड। Wall has recoil momentum such that momentum of the wall plus momentum of the outgoing molecule equal to the momentum of incoming molecule, assuming the wall stationary है हमारे पास, ठीक है ना। However, recoil momentum produces negligible velocity because of the large mass of the wall. Since kinetic energy also conserved, the collision क्या आ जाएगा, इलास्टिक रहेगा। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे चलेगा और एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी टोटल हमारी, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट इफ़ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई टैंक है और कितनी ग्राउंड से वो कितनी ऊंचाई पे है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड, ये इससे ऊपर है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी। देखिए यहाँ पे टाइम भी दिया गया है हमारे पास, वॉल्यूम दिया गया है और हाइट भी दिया गया अबव द ग्राउंड। पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप निकालनी है, वो हमारी कितनी होती है, जो इनपुट पावर होती है हमारे पास, फार्मूला सिंपल बता देते हैं, वो किसके बराबर होता है, पावर जो आउटपुट हुई हमारे पास, पावर जो आउट हुई डिवाइड बाय एफिशिएंसी होती है, जो जिसको हम इस लेटर से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय जो एफिशिएंसी है वो लेते हैं। इसका मतलब हमें पावर आउटपुट निकालनी पड़ेगी, पावर आउटपुट निकालनी पड़ेगी। और पावर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यदि आपको याद हो, पावर क्या होता है, वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन ओवर टाइम। फिर हमें वर्क का भी फार्मूला निकालना पड़ेगा, और वर्क क्या होता है हमारे पास, mgh डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा, क्लियर है ना, mgh डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा। अब मास के लिए हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, मास निकालने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी ना, और वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास होता है। अब हमारा सवाल आ गया सिंपल, आप देखिए ध्यान से करते हैं। वॉल्यूम दिया गया है, टाइम टेकन बाय द पंप टू फिल
15 मिनट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा ही यूनिट हमारी सेकंड है। हाइट ऑफ द टैंक 40 मीटर। एफिशिएंसी जिसको हमने ये वर्ड यूज़ किया था कितनी है 30%। कंजम्पशन पावर, अब देखिए मास ऑफ द वाटर पम्प्ड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। अभी बात की थी ना, मास निकालना है तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास, वाटर की डेंसिटी होती है ना 10⁻³ तो हमने 30 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पावर क्या होती है, वर्क ओवर टाइम, और वर्क क्या होता है mgh ओवर टाइम। अब मास कितना आ गया हमारे पास ये देखिए 30 × 10⁻³ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, एच हाइट आ गई, नीचे टाइम हमने निकाल लिया तो ये आ गया वाट। पावर कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब निकालनी हमें क्या है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला ये है P0 / PI, यानी कि आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। PI निकालनी है हमें तो इनपुट निकालनी है ना यहाँ से, तो ये एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वैल्यू पुट करने से क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। 2 identical ball bearing in contact with each other and resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of same mass moving initially with a speed v. If the collision is elastic, which of the following figure is possible result under collision। देखिए इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास, ये एक बार फिगर चेक कर लीजिए। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट है हमारी, v वेलोसिटी दी गई है एट रेस्ट पर। आफ्टर कोलिजन ये हो गया हमारे पास 2 और 3 एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन 1 2 ये, और 3 यहाँ पे वेलोसिटी में आ गया। आफ्टर रेस्ट आफ्टर कोलिजन 1 2 3। देखिए स्टेटमेंट एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये आफ्टर 2 2 3 2 3 2 3 क्या लिए गए। ये कहता है 2 आइडेंटिकल बाल, 2 सेम बाल हैं, बीरिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में। ये देखिए ये 2 बाल हैं, 2 और 3 बाल ले लिए, ठीक है ना, और वेलोसिटी v दी गई है इसमें। एंड रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिटेड हेड बाई अनदर बॉल। ये दूसरी बॉल है जो इसको हिट कर रही है, इन दोनों बाल को हिट कर रही है। ये दोनों सेम बाल है, और ये जो फर्स्ट बाल है 3 केस हमारे बनाए गए, इनको ये क्या कर रही है हिट कर रही है। क्लियर है पॉइंट। आप क्या कहते हैं, स्टेटमेंट से पढ़ लीजिए, आपको हम वही कर रहे हैं। विद इनिशियल वेलोसिटी v दी गई है, ठीक है, फिगर हमारे पास है ये सामने। इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर द कोलिजन। तो ये 3 रिजल्ट दिए गए हैं हमारे पास कोलिजन के बाद भी, या तो बॉडी एक रेस्ट पे आ जाएगी, या ये दोनों वेलोसिटी में आ गए, या एट रेस्ट दोनों 1 और जो बॉडी 1 और 2 हैं वो रेस्ट पे आ जाएगी, 3 मोशन में आ जाएगी। या देख जब 3 बॉल टकराएंगी ना तो उसमें हो सकता है भी एक ही बॉडी मोमेंट में हो, या दोनों बॉडी मोमेंट में हो, या पहली तीनों मोमेंट में। 3 कंडीशन इसने दे दी, तो इसमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल है। तो चलिए सीधा सवाल पे मान लेते हैं m क्या है, मास ऑफ दी ईच बॉल। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वही इनिशियल और फाइनल, तो वह क्या आ गया हमारे पास हाफ mv²। केस फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, फार्मूला वही है हमारे पास, इनिशियल और फाइनल लेके चलेंगे ना, तो हाफ mv² आ गया, ये 2m हाफ mv² आ गया, हाफ mv, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं हम। टोटल ये क्या आगे देखिए बिफोर कोलिजन आ गई, अब करेंगे आफ्टर कोलिजन, दोनों आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेकंड केस की बात करते हैं, फिर थर्ड की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन हाफ mv² रहेगी, और थर्ड में जो थर्ड फिगर हमारा उसमें 3m दिया गया है, तो ये वेलोसिटी दी गई है, तो 1/6 mv² आ गया। तीनों आंसर हमारे पास आ गए। अब
दिख रहा है नहीं। अब इसका आंसर देखिए ध्यान से। वी ऑब्जर्व दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एज वेल एज आफ्टर कोलिजन ओनली इन केस जो सेकंड है हमारा, ये जो देखिए केस नंबर सेकंड है, इसमें कंजर्व्ड है हमारी। पहले कितनी थी, हाफ mv² थी, ठीक है। और फिर सेकंड केस में कितनी रहेगी हमारे पास, हाफ mv²। इसमें 1/4 है, इसमें 1/6 है, तो ये कंजर्व्ड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेकंड आंसर ओके रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहते हैं हमारे पास। द बॉब ए, बॉब आपने देखा क्या होता है, बॉब एक गोला होता है कोई भी, उसको हम बॉब बोलते हैं। जब धागे से बांध देते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ से बांध देते हैं वो बॉब कहलाता है। फिगर भी दिया गया, ध्यान से देखिए, ये फिगर है 30 डिग्री का एंगल, मतलब ये बॉब है ना। तो ये मूवमेंट में है, देखिए ये कोई बॉब है, तो ये मूवमेंट में आ सकता है दोनों साइड, ये आगे भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, ठीक है। ये बॉब हो गया हमारे पास, पेंडुलम के तरह से ये काम कर रहा है। टारगेट बॉब हो गया हमारे पास। और ये क्या दी गई, इमेज दी गई हमारे पास। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द बॉब ए ऑफ ए पेंडुलम रिलीज 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ द सेम mass at rest on the table as shown in the figure. The height does the bob A rise after the collision. तो कितनी हाइट उसकी होगी ये बताना है। नेगलेक्ट द साइज ऑफ द बॉब एंड अज्यूम द कोलिजन बी इलास्टिक। ये देखिए ध्यान से, बॉब ए ट्रांसफर इट्स इंटायर मोमेंटम टू द बॉल ऑन द टेबल एंड बॉब ए डज नॉट राइज एट ऑल, ठीक है ना। इसका कारण क्या है, देखिए ध्यान से, हम आपको समझा भी देते हैं। द बॉब ऑफ पेंडुलम विल नॉट राइज एज एक्सप्लेन बिलो। ये फिगर देखिए ध्यान से। इफ़ द बॉब ऑफ द पेंडुलम एक्वायर्ड वेलोसिटी, मान लो v वेलोसिटी उसके ऊपर आ जाती है, ऑन रीचिंग द लोअर मोस्ट पोजिशन, जो सबसे लोअर मोस्ट पोजिशन है उस पर मान लो उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। देन टारगेट बॉब विल स्टार्ट कम टू रेस्ट, तो वो तब क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कोलाइड्स अगेंस्ट ए टारगेट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मास द टू एक्सचेंज ऑफ देयर वेलोसिटी, यानी कि वो अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर हमारे पास, द बॉब ए ट्रांसफर इट्स इंटायर मोमेंटम टू द बॉल ऑन द टेबल एंड द बॉब ए डज नॉट राइज एट ऑल। तो ये थे हमारे पास इसका सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो हमने जो है आज टोटल 17 क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन जो होंगे अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टोटल हमारे इसमें 30 क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।